गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में समझे थे और डिटेल उसका हम लोग न्यूमेरिकल किए थे और उसके बेसिस पर हम लोग उसको एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का जो एटम्स के बारे में जो व्यू था, जो उनका कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वो डाल्टन साहब ने सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया था कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। अब इससे और ज़्यादा मतलब कि छोटे पार्ट में और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में हम लोग मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। ओके, इन्होंने नेक्स्ट जो बात कहा था कि ये एटम्स आर इनडिविजिबल, मीन्स इट कैन नॉट बी ब्रेक्स इनटू मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो इन्होंने कहा था कि एक ही तरह के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा जी, सेम होगा। ध्यान रखना, इन्होंने कहा था कि एक ही तरह के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। इट मीन्स कि सभी एलिमेंट का जो एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा जी, सेम होगा, सबका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था। इन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। और हमने बताया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में तुम जाओ तो वहाँ देखोगे कि एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या किए, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हुए हैं। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। अब तुमको हम जो बताएंगे, और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को क्लियरली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आई? तो डाल्टन साहब ने क्या क्या कहा था जी एटम के बारे में? सबसे पहला बात कहा था उन्होंने, एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसको कि अब इससे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मतलब इससे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ पाना संभव नहीं है। दूसरा बात उन्होंने कहा था कि एक ही तरह के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सभी एटम्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है जी, एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है। और एक बात उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये बात कही थी। और नेक्स्ट जो बात उन्होंने कहा था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बात समझ में आई? तो इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक मतलब कि लाभ भी है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो इसके कुछ डिमेरिट्स थे, इसके कुछ लिमिटेशंस थे, मतलब उस समय के टेक्नोलॉजी और उस समय के सोच के बेसिस पर इन्होंने एटम्स के बारे में कुछ बातें कही। लेकिन बाद में चल के धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च में जो है वो डेवलपमेंट हुआ और बाद में चल के एटम के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट बदला। बाद में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये क्लियर हुआ
कि नहीं, डाल्टन साहब ने जो बातें कही थी वो सभी बातें एटम्स के साथ लागू नहीं होती हैं, उसमें इनके क्या क्या लिमिटेशंस थे। तो इसमें पहला बात तो एक उनका कहना बिल्कुल सही था कि, और वो क्या था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये वाली बात नहीं, लेकिन ये इन्होंने कहा था कि during chemical reaction atoms of an element combined with atoms of another element in a fixed ratio, एक बात इन्होंने बताया था। और दूसरा कि मास बिफोर रिएक्शन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास बिफोर रिएक्शन मतलब मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी तो थे। देखो क्या, फर्स्ट जो इन्होंने बात कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बात इनका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। बाद में चल के एटम्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए किसमें जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसका नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हो कि एटम कैन बी डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू 3 important fundamental subatomic particles which is called electrons, protons और न्यूट्रॉन्स। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेज। तुम लोगों को पहले मैंने बताया है, कह रहा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेज। आइसोटोप्स क्या होता है जी, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखो मैं तुमसे यही बात पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1H1, 1H2 और 1H3, मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम लोग कहते हैं ट्रिटियम, कहते हैं ना। देखो एक ही तरह के एलिमेंट हैं सभी, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन उन्होंने कहा था ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास generally. So we can say that here the atomic mass of same element is different, so we can say that the physical property of this element is differ from each other, while all the elements are same like hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay, अब अगर मैं बात करूं इस एक दूसरे भी एलिमेंट की, जैसे कार्बन, तो कार्बन C612, C614, मुझे ये बताओ, ये दो कार्बन के मैंने आइसोटोप्स लिए जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन यहाँ एटॉमिक मास डिफर कर रहा है। तो किसी भी हालत में एक ही एलिमेंट के दो एटम्स को हमने अलग अलग लिया तो इसमें देखा कि मास डिफर कर रहा है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वायलेशन है कि नहीं, लिमिटेशन है कि नहीं, ये डिमेरिट्स है। नेक्स्ट देखो, कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मासेज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के मास क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। देखो आइसोबार्स, मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है, ये आइसोबार्स दोज टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तुमको एग्जाम्पल देखा, मैं पहले तो बहुत सारा एग्जाम्पल बताया है, लेकिन अभी देखो एक एग्जाम्पल ले लो। आर्गन कितना होता है जी, Ar 18 और 40। तुमको पोटेशियम की बात करूं तो 19 और एलिमेंट में हैव सेम मासेज, मतलब आर्गन को हमने लिया 18 और 40, पोटेशियम को 19 और 40, कैल्शियम को 20 और 40, मतलब ये सभी क्या है जी, आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स मीन्स
हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स की, एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी जी, सेम होगी। मुझे ये बताओ मतलब डिफरेंट एलिमेंट में जब तुम देखोगे तो उसके एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं, डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये आर्गन है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। ये बताओ सबका एटॉमिक मास सेम है, तो इसके एटॉमिक मास सेम होने से क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा जी। तो देखो आर्गन यहाँ पर इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जबकि ये पोटेशियम है, पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है और ये रिएक्शन को करता है, ये किसी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्साइड इसको वाटर में डिजॉल्व करने पर डायरेक्ट ये क्या बना देता है, बेस बना देता है। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम का 20 होता है और इसका मतलब क्या होता है जी, वैलेंसी इसकी +2 होती है। इसका मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी है। दिस ऑल्सो वायलेट्स द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इट मीन्स वी कैन से दैट कि Dalton's atomic theory have limitations. Next, substance made from same kind of atoms may have different properties. और इस कैलकुलेशन के बाद हम लोग इस पर पहुँचे कि अगर सेम टाइप के एटम्स हो, मतलब सब्सटेंस मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स से यदि सब्सटेंस बने हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर एक ही तरह के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। बात समझ में आई। तब सब अब प्रश्न उठता है कि एटम क्या है और एटम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो हम लोग अब क्या हेडिंग देंगे जी, एटम्स के बारे में, एटम्स के बारे में जानेंगे। एटम्स के बारे में जानेंगे।